राजस्थान का नाम सुनते ही क्या याद आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, शानदार महल और रंग बिरंगी पगड़ियां। लेकिन इन जानी पहचानी तस्वीरों से भी कहीं गहरी है राजस्थान की असली पहचान। और वो पहचान बसी है इसकी अपनी भाषा और साहित्य में। आज हम उसी पहचान की गहराई को समझने निकले हैं। तो सवाल यही उठता है, किलों और महलों के अलावा वो कौन सी चीज है जो राजस्थान की असली पहचान है, जो इसकी आत्मा है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राजस्थान की भाषा और कहानियों की दुनिया में एक सफर करते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम समझेंगे राजस्थान की आवाज को, फिर गोता लगाएंगे भाषा की गहरी जड़ों में, देखेंगे कि इसकी बोलियों में कितने रंग हैं, साहित्य के शानदार युगों से गुजरेंगे, कहानी कहने के कुछ अनोखे अंदाज जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये विरासत किस रूप में जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से कि जब हम कहते हैं राजस्थानी भाषा तो इसका असली मतलब क्या है। देखिए, मजे की बात यह है कि राजस्थानी कोई एक अकेली भाषा नहीं है। असल में ये एक पूरा परिवार है जिसमें उस पूरे इलाके में बोली जाने वाली कई मिलती-जुलती बोलियां शामिल हैं। इस पूरे परिवार को राजस्थानी नाम सबसे पहले जॉर्ज ब्राहम गियर्सन ने 1912 में दिया था, ताकि इस भाषाई विविधता को एक पहचान मिल सके। ठीक है, तो ये एक भाषा परिवार है, पर इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये भाषा आई कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा, लगभग 1000 साल पीछे। देखिए, किसी भी भाषा का सफ़र बड़ा दिलचस्प होता है, अक्सर मुश्किल से आसान की तरफ। राजस्थानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत हुई वैदिक संस्कृत से, फिर समय के साथ भाषा सरल हुई, पाली और प्राकृत बनी, फिर आया अपभ्रंश का दौर, जब अलग अलग इलाकों में भाषा ने अपना अपना रूप लेना शुरू किया, और इन्हीं में से एक से करीब 11वीं-12वीं सदी में राजस्थानी ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। और इस भाषा की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि मरु भाषा नाम से इसका जिक्र आज से लगभग 1100 साल पहले 913 ईस्वी के कुवलयमाला ग्रंथ में मिलता है। मतलब 1000 साल से भी पुराना इतिहास। तो जैसा हमने अभी समझा, राजस्थानी एक भाषा नहीं बल्कि बोलियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। तो चलिए अब इसके कुछ रंगों को, इसकी कुछ बोलियों को करीब से देखते हैं। अक्सर किसी भी जगह का भूगोल उसकी भाषा को भी आकार देता है, और राजस्थानी के मामले में भी ऐसा ही है। मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ी और मेवाड़ी जैसी बड़ी बोलियां आती हैं, और पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती मुख्य हैं। इस भाषाई नक्शे को थोड़ा और करीब से देखें तो पश्चिम में हमें मारवाड़ी मिलती है, जो जोधपुर बीकानेर के इलाकों में बोली जाती है। मेवाड़ की वीर भूमि यानी उदयपुर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी की गूंज है, और पूरब की तरफ आएँ तो जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी की मिठास है, और कोटा बूंदी में हाड़ौती का अपना रंग है। हर बोली की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग अंदाज है। तो भाषा की बुनियाद तो हमने समझ ली। अब बारी है उस शानदार इमारत को देखने की जो इस बुनियाद पर खड़ी हुई है, यानी राजस्थानी साहित्य। इसके इतिहास को हम 4 बड़े दौर में देख सकते हैं। ये 4 दौर हैं। सबसे पहला प्राचीन काल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा गया। उसके बाद आया पूर्व मध्यकाल, जो भक्ति की लहर लेकर आया। फिर आया उत्तर मध्यकाल, जब राजा महाराजाओं ने कला को संरक्षण दिया। और आखिर में आधुनिक काल, जो आज भी चल रहा है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब चारों तरफ लड़ाइयों का माहौल था, तलवारों की आवाज गूंजती थी। यही था वीर गाथा काल। जाहिर है, उस दौर में साहित्य का सबसे बड़ा मकसद था योद्धाओं का हौसला बढ़ाना, उनके पराक्रम की कहानियां सुनाना। लेकिन लड़ाइयां कब तक चलतीं? एक वक्त आया जब समाज ने सुकून की तलाश की, और वो रास्ता मिला भक्ति में। ये वो दौर था जब संतों ने जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की। ये पंक्ति उसी भावना को दिखाती है कि भगवान के लिए सब एक हैं। मीराबाई जैसी महान संत कवयित्रियों ने इसी दौर में अपनी भक्ति को अमर बनाया। फिर एक दौर आया जब लड़ाइयां थोड़ी थमी, शांति हुई। अब समाज का ध्यान कला और जिंदगी की खूबसूरती की तरफ गया। राजा महाराजाओं ने कवियों को, कलाकारों को अपने दरबार में जगह दी, और साहित्य का मिजाज भी बदला। अब वीरता की जगह श्रृंगार, नीति और काव्य के नियमों पर ज्यादा लिखा जाने लगा।
लेकिन राजस्थानी साहित्य सिर्फ इन दौरों तक ही सीमित नहीं है। जो चीज़ इसे सच में खास बनाती है वो है कहानी कहने के इसके अपने बिल्कुल अनोखे तरीके, इसकी अपनी साहित्यिक विधाएं। चलिए कुछ से जान पहचान करते हैं। एक नज़र इस लिस्ट पर डालिए, कितना कुछ है इसमें। ख्यात यानी राजाओं का लिखा हुआ इतिहास, वात यानी वो कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं, रासो यानी वीरों के महाकाव्य, फिर पर्ची है जिसमें संतों की जीवनियां हैं, और मरसिया जो किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला शोक गीत है। मतलब हर मौके के लिए, हर भावना के लिए एक अलग तरीका। तो ये ख्यात क्या चीज़ है? इसे ऐसे समझिए कि ये शाही डायरियां थीं। राजा महाराजा अपने वंश का, अपनी जीतों का, अपने शासन का पूरा लेखा जोखा इसमें लिखवाते थे। मुहणौत नैनसीरी ख्यात इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और रासो रासो सिर्फ कविता नहीं है, ये तो महाकाव्य हैं जिनमें इतिहास और कल्पना का मेल होता है। इनमें किसी राजा की वीरता, उसकी लड़ाइयों और शान शौकत का बहुत बड़ा और शानदार वर्णन होता है। जैसे चंददरदाई का पृथ्वीराज रासो, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। तो हजारों साल का ये लंबा सफर, ये आवाज आज हम तक कैसे पहुंची? चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में इस परंपरा का क्या रूप है। आधुनिक दौर की शुरुआत की उन लेखकों ने जिनकी कलम में तलवार से ज्यादा ताकत थी। कविराजा बांकीदास और सूर्यमल मीसन जैसे लोगों ने अपनी कविताओं से सिर्फ साहित्य नहीं लिखा, बल्कि समाज में एक नई चेतना, एक नई जागृति पैदा की। उनकी लिखाई ने आज़ादी की लड़ाई के लिए भी जमीन तैयार की। 20वीं सदी में इस विरासत को कई बड़े नामों ने आगे बढ़ाया। कन्हैया लाल सेठिया, जिनका गीत धरती धोरारी आज राजस्थान का पहचान गीत बन गया है। विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बातारी फुलवारी में लोक कथाओं को सहेज कर अमर कर दिया। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिन्होंने अपनी कहानियों के जरिए इतिहास को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक गीत का शीर्षक नहीं है। धरती धोरारी राजस्थान की आत्मा की आवाज है। ये वहाँ की मिट्टी की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की संस्कृति की कहानी कहता है। कन्हैया लाल सेठिया की ये एक रचना ही आधुनिक राजस्थानी साहित्य की ताकत बताने के लिए काफी है। तो राजस्थान की भाषा और साहित्य का ये हजारों साल का सफर हमने देखा। एक ऐसी विरासत जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी जिंदा रही और अच्छे वक्त में और भी निखरी। ये सफर हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि इतने शानदार अतीत के बाद इस भाषा और साहित्य का भविष्य क्या है। ये वो आवाज है जिसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।